हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक वही चल रहा है, स्पोर्ट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें आज अपना जो नया टॉपिक है वह है विश्व मादक द्रव्य निषेध अभिकरण। विश्व मादक द्रव्य निषेध अभिकरण। इसका अंग्रेजी का नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका शॉर्ट में नाम क्या बनेगा? पहले W, फिर A, फिर D, फिर A, यानी शॉर्ट में इसको अपन कहते हैं वाडा। तो इस सेमेस्टर के हिसाब से भी है सेमेस्टर एग्जाम चल रहे इसलिए, और आपके पीटीआई एग्जाम जो है उसमें जो टॉपिक आता है उसके अंतर्गत भी शामिल है। तो मेन इसमें जो चीज़ें वो याद रखनी है कि एक तो क्या है, ये स्वायत्तशासी संस्था है, यानी इसकी कार्य प्रणाली जो होती है स्वयं होती है और स्वयं के अंतर्गत ही चलती है, यानी इसका सारा नियंत्रण ये स्वयं करता है। तो इसलिए इसमें मेन याद रखना क्या ये एक स्वायत्तशासी संस्था है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। ये कौन? वाडा। ये खेलों में इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो खेलों में होने वाली जो डोपिंग है, यानी ड्रग्स जो लेते हैं ना खिलाड़ी, कई बार शक के दायरे में आ जाते हैं, तो उसका टेस्टिंग होता है, फिर उसको खेलों से आउट कर दिया जाता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो पहले से ही इस संस्था का जो मेन जो है वो है कि खेलों में होने वाली जो एंटी डोपिंग की जो क्रिया है उसको रोकना है, मतलब इस प्रकार से, यानी डोपिंग की क्रिया को रोकना है। तो एंटी डोपिंग जो है प्रक्रिया इसको अपनाता है। तो एक स्वशासी संस्था है, याद रखना है। दूसरा, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, यानी इसको जो स्थापित किया गया था ना वो 1919 में किया गया था। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार की संस्थाएं आती है, यानी ये जो है ना देखा जाए तो दो संस्थाओं से मिलकर बना है, या इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका निर्माण दो संस्थाओं से हुआ है। इसका निर्माण दो संस्थाओं से हुआ है, या जो मानो इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। या इसके भी कह सकते इसकी दो प्रमुख संस्थाएं होती है। इसकी दो प्रमुख संस्थाएं होती है, जिसमें एक का जो नाम होता है, यानी दो भागों में बांटा जा सकता है इसको। तो एक तो है फाउंडेशन बोर्ड,
फाउंडेशन बोर्ड, एक तो होता है फाउंडेशन बोर्ड और एक दूसरी जो संस्था होती है वो होती है कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति। तो इस प्रकार से इसका दो संस्थाओं निर्माण हुआ है या इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब इसमें इसका संचालन कैसे होता है? भाई स्वशासी संस्था यानी स्वयं निर्णय लेती है, इसमें किसी का कोई भी सरकारों का कोई का इंटरफेयर नहीं होता है, उसी को कहा जाता है स्वशासी संस्था। अब इसमें जो है धन की व्यवस्था कहाँ से होती है, यानी इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी है, जो इसका जो नियंत्रण होता है ऑफिस है, उनका जो है ना वे कहाँ से निकलता है, यानी उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, इसको कहते हैं धन की व्यवस्था। इसमें धन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था निम्न संस्थाओं द्वारा की जाती है। निम्न संस्थाओं द्वारा की जाती है। दो संस्थाओं द्वारा की जाती है। तो इसमें जो है ना एक तो विश्व ओलंपिक संगठन, विश्व ओलंपिक परिषद, यानी इसको कहते हैं डब्ल्यू ओलंपिक और सी का मतलब काउंसिल, यानी कि वर्ल्ड ओलंपिक काउंसिल। और जो दूसरी जो संस्था है विश्व सरकारें, विश्व सरकारें, यानी संसार में जितने भी देश है जो इसके सदस्य हैं, जो मैचों में भाग लेते हैं, तो वहाँ की जो सरकारें इनको पैसे भेजती है। इस प्रकार से धन की व्यवस्था इन दो संस्थाओं द्वारा की जाती है। अब इसके बाद चलते इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो एक तो मेन मुख्यालय होता है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड को जैसे जो महाद्वीप में बांटते उस प्रकार से विभाजित किया गया है इसको। मुख्यालय, तो इसका जो है जो मेन मुख्यालय होता है तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्री यानी जो कनाडा एक देश है और वहाँ का एक शहर है जिसका नाम होता है मॉन्ट्रियल। कनाडा अमेरिका के पास है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका मुख्य कार्यालय है। और इसके अलावा अन्य केंद्र यानी संसार के विभिन्न भागों में इसके अन्य केंद्र है। तो जो पहला जो केंद्र होता है वो है अमेरिका में, अमेरिका। तो अमेरिका में जो उसका जो मेन शहर है उसका नाम है मोरेविडो अर्जिया, मोरेविडो अर्जिया। तो इस शहर के अंदर स्थित है। दूसरी है यूरोप, स्विट्जरलैंड। यूरोप में जो है ना स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। आपको पहले बताया स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। और व्यापारिक राजधानी जिनेवा। तीसरा जो है इसका मुख्य जैसे अफ्रीका में केप टाउन, अफ्रीका में केप टाउन।
चौथा है इसका जापान। जापान में इसकी टोक्यो, टोक्यो शहर में स्थित है। तो एक तो मुख्य कार्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, और अन्य केंद्र जो है यानी इसकी शाखाएं, मेन तो यही है लेकिन इसकी शाखाएं 4, अमेरिका में मोरेपिडो अर्जिया में, यूरोप में स्विट्जरलैंड, अफ्रीका में केप टाउन और जापान में टोक्यो, यहाँ पर ये। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब ये एंटी डोपिंग एजेंसी है जो खेलों में होने वाली जो ड्रग्स सेवन की प्रवृत्ति है उसको रोकना है। वहाँ की जो समितियाँ बनी हुई है उनको दिशा निर्देशित करना है कि किस प्रकार से खेलों में जो डोपिंग की जो क्रिया है उसको रोकना है। इस प्रकार से ये टॉपिक था। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नाम है, जिसको राइस या प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। राइस भी कहा जाता है इसको राइस भी कहते हैं। राइस, और अगर राइस बना तो आठ हो जाएगा। तो ये एक सिद्धांत है। इसमें खिलाड़ियों में जो लगने वाली जो चोटें हैं खेल के दौरान उनको रोकना है। खेलों में किस प्रकार से भाग लिया जाए, खेलों में कौन सी सावधानियां बरती जाए ताकि किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, और यदि चोट लग भी जाए तो उसका प्राथमिक उपचार उसी स्तर पर किया जाए, वहाँ पर ही किया जाए। मतलब तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़े। वो बात अलग है, कोई ज़्यादा सीरियस मामला हो तो अपन जाते हैं फिर, लेकिन खेल के मैदान में ही प्राथमिक चिकित्सा करना, या फिर ज़्यादा गंभीर हो तो डॉक्टर के पास ले जाना, लेकिन प्राथमिक जो ऐसा प्रयास किया जाए कि चोट लगे ही नहीं, तो चोट नहीं लगे, और अगर लग भी जाए तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, तो ये इसमें निर्देशित किया जाता है। तो इसमें जो अगर इस हिसाब से देखें प्राइस के हिसाब तो 1 2 3 4 5 टॉपिक है, इस हिसाब से देखें तो 4 टॉपिक है। तो इनसे ये बनाए ये दो, इसलिए कि कई किताबों में तो राइस के नाम से जानते हैं, कई में प्राइस के नाम से जानते हैं इसको, है ना। तो मैं पांचों का याद बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो है, जैसे पी से स्टार्ट हुआ है, तो पी का मतलब क्या लिया जाता है, प्रोटेक्शन होता है। प्रकार से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, यानी खिलाड़ी खेलते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे, ऐसा प्रयास करें कि चोट नहीं लगे। जैसे वार्मिंग अप करना, खेलों की पूरी जानकारी लेना, मान लो किस प्रकार से जैसे गेम खेला जाए कि चोट नहीं लगे, या चोट को किस प्रकार से रोका जाए, तो वो सारी इसमें आ जाती है। तो पी का अर्थ होता है प्रोटेक्शन, अर्थात सुरक्षा होता है। और दूसरा आर, आर का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि आराम। अगर मान लो किसी प्रकार से अगर चोट लग भी जाए तो यूं नहीं कि चोट लगी तो खिलाई जाए, खेलते जाए और ज़्यादा वो गंभीर मामला हो जाए। अगर चोट लगी तो आराम करना चाहिए, यानी उस अंग को रेस्ट देना जरूरी होता है ताकि आगे खेलों में भाग ले सके। अगर मान लो चोट लगी और उस अंग को आराम नहीं मिला, शरीर को आराम मिला, तो और घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से आराम करना चाहिए, तो आराम करने की सलाह दी जाती है, यानी एक सिद्धांत एक प्रकार से। तीसरा जो टॉपिक आया है, मतलब इसके अंतर्गत लेते हैं आई, इसमें ये वाला है ना, तो आई का मतलब होता है आइस, आइस, और आइस का मतलब होता है बर्फ, बर्फ। बिल्कुल अपन जानते सामान्य घर पे करते कई बार, जैसे अपने मोच लगी, चोट लगी इसी प्रकार से, तो बर्फ से शिकाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, बर्फ को घुमाना चोट वाले स्थान पर, या जो इस पर इंजरी हो जाती है ना, तो वहाँ पर बर्फ का शेक करना। तो बर्फ का शेक करने के बाद उस अंग को
आराम मिलता है। तो इस प्रकार से तीसरा अर्थ ये चौथा, जो चौथा जो अर्थ है वो होता है सी, यानी इसमें आया सी। सी का मतलब होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन, सी का अर्थ क्या होता है? कंप्रेशन। तो और कंप्रेशन का होता है संपीड़न, संपीड़न यानी कि दबाव, दबाव, दबाव का मतलब धीरे धीरे मसाज करना उस अंग को, जो है ना, मतलब थोड़ा सा दबाव लगाया जाए। अगर चोट लगी तो धीरे धीरे करके उसके अंग को चारों तरफ से, जैसे सूजन आ रही है तो सूजन को रोकने के लिए सामान्य जो है ना हल्की हल्की सी मसाज की जाए, यानी संपीड़ित किया जाए उस अंग को। तो इस प्रकार से इसको, उस जो क्रिया है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अब अपने शब्द आ रहा है ई, नंबर 5 में। अगर ये आया ना राइस के नाम से तो आपको 4 ही वर्डों का वो ये वर्णन करना है, और अगर इस नाम से आया तो इससे लिखना है। तो 5वां जो है ई, और ई का मतलब जो होता है ये होता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब जानते हो ना आप? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन यानी उत्थान या ऊंचाई पर। उत्थान यानी ऊंचा। तो सामान्यतः सूजन कम करने के लिए हल्का हल्का शेक किया जाए, दबाव मतलब दे करके, मतलब कहने का मसाज की जाए, है ना। दबाव बनाए रखे, उस अंग को बांध दे, ड्रेसिंग कर दे, पट्टी बांध दे उस अंग पर, है ना, ताकि खून नहीं बहे। इवलेशन में होता है उत्थान, जिस अंग में चोट लगी है और वहां से अविरल रूप से खून बह रहा है यदि, और उस खून को रोकना है, तो फिर क्या करते हैं, उस अंग को ऊंचा कर देते हैं। जैसे मान लो पैर में लगी तो उस पैर को क्या ऊंचा कर देंगे, हाथ में लगी तो हाथ को ऊंचा कर देंगे। तो यहाँ उत्थान का मतलब क्या होता है? ऊंचा होता है, अर्थात एलिवेशन होता है। तो ये राइस और प्राइस का अर्थ था। और एक और टॉपिक ले लेते हैं। जिसका नाम है ये शब्द वाला पुनर्वास। पुनर्वास, इसको पुनर्स्थापन भी कहते हैं। पुनर्स्थापन यानी रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन नाम से पता है पुनर्वास। देखिए, कोई भी खिलाड़ी किसी कारण, मान लो किसी खिलाड़ी के चोट लगी, या वो एंटी डोपिंग का शिकार, मतलब इसका डोपिंग का शिकार पाया गया, उसमें यानी डोपिंग का केस लग गया, या किसी प्रकार की उसके खेल जीवन में एक ऐसी रुकावट आ जाती है तो वो आगे खेल नहीं पाता है। बेहतरीन खिलाड़ी है, उसका कैरियर समाप्त होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो उपाय किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुनर्वास कहते हैं। नाम है वो पुनर्वास, यानी पुनर्स्थापित करना उसको। और आज की तारीख में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो मुख्य धारा से अलग हो गए। जैसे आप देखो होगा श्री संत कई केसों में पाया गया, मान लो जैसे जो भी उस पर लगा होगा चार्जेस, लेकिन वो मुख्य धारा से अलग हो गया वो, और दोबारा खेलने पाए। ऐसे कई खिलाड़ी थे जो पर उनकी एक निश्चित एज थी। नया अगर उभरता हुआ खिलाड़ी अगर किसी केस में फंस जाता है, या किसी पे चोट लग जाती है, या वह डोपिंग का शिकार पाया जाता है नया खिलाड़ी, तो वापस उसको खेलों की धारा में लाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुनर्वास कहते हैं। तो इसका एक सेट लैंग्वेज है। जब कोई खिलाड़ी
जब कोई खिलाड़ी किसी कारणवश काफी लंबे समय तक, जब कोई खिलाड़ी किसी कारणवश काफी लंबे समय तक नहीं खेल पाता तो उसे खेलों की मुख्य धारा में लाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं इसे पुनर्वास कहते हैं। तो जब कोई खिलाड़ी किसी कारणवश काफी लंबे समय तक नहीं खेल पाता है, खेलों से अलग हो जाता है, खेलों से पृथक हो जाता है, तो उसे खेलों की मुख्य धारा में लाने के लिए जो उपाय या जो प्रयास किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुनर्वास कहते हैं। बाकी कल पढ़ेंगे। तो